लेकिन फिर वहाँ पे भी 2 महीने करने के बाद कुछ नहीं हासिल हुआ। यहाँ एक तरह से समझ लो कि खुद की भी ना अहली थी, और वहाँ कुछ स्टाइल समझ में नहीं आ रहा था कि यार किस तरीके से सिखा रहे हैं। उसके बाद अच्छा, अभी इसमें जो चीज़ है ना वो ये है ऑब्जर्वेशन। हम वहाँ क्लास लेने जाते थे, और वहाँ पर था कि एक बड़ा सा क्लासरूम है, और वहाँ पर कोई 60 बच्चे बैठे हैं और क्लास हो रही है। अब उसमें जो मैं सीधी बात करूँगा भाई, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो जो हम फेस कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब क्लास में 60 बच्चे बैठे हुए हैं, आपके जो 70% बच्चे हैं ना वो टीचर से क्वेश्चन ही नहीं करते, इस वजह से कि यार अगर मैं ऐसा कोई क्वेश्चन कर लूँगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अगर टीचर बोलेंगे ये तो वैलिड क्वेश्चन ही नहीं है, इस तरह से एक माइंड सेट में चल रहा होता है। तो कुछ बच्चे 70% जो हैं वो इस तरह सवाल नहीं करते, कुछ जो बाकी बचते हैं उनका ध्यान नहीं होता। 5% बच्चे जो होते हैं वो क्लास में उस वक्त टीचर को सुन रहे होते हैं कि टीचर क्या बोल रहा है, तो वही कामयाब होते हैं आगे जाकर। तो हम उन बच्चों में से थे, 70% वालों में से, कि हमें वो लगता था कि यार हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, तो वहाँ से भी नहीं सीखा। फिर मैं एपटेक गया था क्लिफ्टन, फिर वहाँ से भी एंड्रॉयड पे कोर्स करने के लिए गया था मैं, 2 महीने का था, वहाँ से भी नहीं सीखा। वहाँ से इसलिए नहीं सीखा क्योंकि जितना मैं यूट्यूब से सीख कर गया था वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे थे, वो चीज़ें मुझे पहले से आती थी। मैं तो एडवांस लेवल का सीखने के लिए गया था कि मुझे कुछ सीखने को एडवांस लेवल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी नहीं मिला। तो अब मैं इस सारे सिनेरियो में मैं उन सारी चीज़ों से होकर आ चुका था कि जहाँ जहाँ स्टूडेंट जो है, हर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था भाई, मिसाल के तौर पर मैं प्रोग्रामिंग के अंदर आपको एग्जांपल दूं कि बच्चा 4 साल बाद भी आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे अभी भी। मैं स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा, सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तकरीबन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लूप को नहीं पता कि लूप क्या होता है, हालांकि वो CS कर रहे हैं। और ये हमारे कंप्यूटर साइंस के अंदर बेसिक कोर्स है, प्रोग्रामिंग का फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाना शुरू कर देते कि लूप, इफ एल्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और हमारे बच्चों को एंड तक नहीं पता चलता कि क्या है, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो लेकिन खैर, तो उसके बाद जो है फिर मैंने एपटेक के बाद जो है ना मैंने सोचा कि अब कहीं नहीं जाना, फिर मैंने यूट्यूब से सीखा। यूट्यूब पे भी उस तरीके से नहीं आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप फोकस करोगे तो आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिक मिसाल के तौर पे फॉर लूप की बात कर लेते हैं, इफ एल्स की बात कर लेते हैं, ये सारी बेसिक्स हैं। तो ये बेसिक्स आपकी अच्छी हो जाएंगी अगर आप यूट्यूब पे रिपीटेशन पे वीडियो देखते रहोगे, एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आपकी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। तो उसके बाद फिर मैंने 2017 में स्टार्ट किया कि मैं अपना कारोबार स्टार्ट करूँगा, तो मैंने अपने एक कमरे से स्टार्ट किया, वहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू किए। फर्स्ट टाइम मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था वो PHP से रिलेटेड था, PHP लैंग्वेज पे बनाना था हमें, कोई पोर्टल था वो बनाना था। तो PHP तो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते नहीं, तो लेकिन मैंने वो प्रोजेक्ट ले लिया कि हाँ मैं बना दूँ, क्योंकि उस टाइम तक जो है ना मुझे जो आइडिया हो गया था कि यार इंटरनेट से सर्च करके किसी चीज़ को कैसे परफॉर्म करना, इतना आइडिया हो गया था। क्योंकि हम लोग ब्लॉग्स पढ़ने का आइडिया हो गया था, वीडियोस देख देख के हम आदी हो गए थे इस चीज़ के कि यार अगर कहीं फंसेंगे तो हम ऑनलाइन इंटरनेट पे देख लेंगे। और इसके अलावा मेरे कज़न्स जो हैं उनका भी बैकग्राउंड अच्छा था प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मैंने अब मेरे कहीं ना कहीं माइंड में था कि अगर मैं कहीं फंसूँगा तो मैं अपने कज़न से पूछ लूँगा। तो उस टाइम पे 10,000 रुपये की वेबसाइट बना दी थी मैंने 2017 में पहली। तो अब ये होता है आपके अंदर ना कि यार मैं अपने कज़न के पास जाऊंगा तो वो बोलेगा तुम यूनिवर्सिटी क्या करने जा रहे हो, तो मैं नहीं बताना है। तो बिल्कुल बेसिक था क्योंकि पेज पे तो पढ़ी नहीं थी। तो लेकिन तीन रातें लगाई, काफ़ी सर्च करा। उसके बाद जो है 3 रातों के बाद मैंने हार मान ली, मैंने बोला नहीं भाई कज़न के पास ही जाता। फिर अगले दिन सोचा कि यार अगले दिन सुबह उठे, मैंने सोचा कि जाता हूँ। उसके बाद जो है ना रात गुजरी, तो फिर अगले दिन मैंने क्या सोचा, नहीं आज का दिन फिर ट्राई करते हैं, अगर आज नहीं हुआ ना तो फिर इंशाल्लाह जाके मैं उससे पूछ लूँगा, क्योंकि 10 दिन का टाइम था हमारे पास। तो उसके बाद जो है आप पहले पी लो पानी पी लो। मैंने सर्च किया क्योंकि मुझसे ना डेटाबेस ही कनेक्ट नहीं हो रहा था वेबसाइट के साथ, बिल्कुल बेसिक चीज़ वही नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने बोला यार अब फ़ायदा ही नहीं है, अगर यही चीज़ नहीं हो रही तो आगे तो फिर क्यूरीज वगैरह लिखनी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। लेकिन एटलीस्ट फिर ये हुआ कि अगले दिन जो है ना डेटाबेस अल्लाह के हुक्म से कनेक्ट हो गया, तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं यार 3 रातें लेकिन ये हो जाएगा। फिर सर्च कर करके
वो काम आ गया, करके दे दिया, कंप्लीट कर लिया। फिर इसी तरह 4-5 प्रोजेक्ट्स और मिले, वो किए। फिर फेसबुक के थ्रू एक लड़का था, मैंने सुना हुआ था कि फेसबुक पे स्कैम बहुत होते हैं, तो लेकिन हमने रिस्क लिया, सीखने वाले मोड में थे, तो हमने अब आज भी सीखने वाले मोड में ही है, आज भी सीख रहे हैं। लेकिन ये है कि उस टाइम पे मैंने बोला चलो रिस्क ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे नहीं देगा। तो वो बाहर के किसी मुल्क के कोई बच्चे का वो असाइनमेंट था जावा से रिलेटेड, तो उस टाइम पे मैंने उसको बोला मैं इसके 8,000 रुपये दूँगा, कोड ऑप्टिमाइज़ करके देना था। तो उसने बोला ठीक है मैं आपको 8,000 दूँगा, लेकिन आप पहले मुझे एग्जाम्पल दिखाओ करके कि आप कर सकते हो या नहीं। तो मैंने उसको विदिन 24 आवर्स उसको मैंने करके दिखा दिया कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ। तो उसने मुझे इजी पैसा के थ्रू पैसे भेज दिए, तो वहाँ से और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया। फिर उसके बाद इसी तरह करते करते हमारा वो क्लाइंट मेरा पक्का बन गया। इस तरह से वो कहीं फाइवर पे काम करता था लड़का, तो उसने मुझे बोला कि यार हम टीम बना लेते हैं, हम इस तरह करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पकड़ूंगा, मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट पकड़ूंगा आपको दूंगा, आप करके दिखाना। मैंने कहा, चलो ठीक है। तो इस तरह मेरी उसके साथ डील हो गई थी। तो इस तरह करते करते उससे प्रोजेक्ट पकड़ने लगे, तो जब वो उसने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ला कर दिए तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ गया कि हाँ भाई हम काम कर सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती रही, हम किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज पे नहीं रहे। जैसे कि अगर मैं जावा सीखी है तो मैं जावा पे नहीं रहा, मुझे अगर PHP का काम मिला मैंने PHP का किया, मुझे पाइथन का मिला मैंने पाइथन का भी किया। और अगर मुझे किसी ने बोला कि API लिखनी है, मैंने API खुद से लिखी, API भी लिखी। फ्रेमवर्क होते हैं डिफरेंट हमारे फील्ड में ना, स्लिंग एक फ्रेमवर्क है, लारावेल एक फ्रेमवर्क है, कोऑर्डिनेटर एक फ्रेमवर्क है। तो जितने भी फ्रेमवर्क्स पे काम आता गया मैं वो करता गया। इसके अलावा कुछ ऐसे आते थे क्लाइंट्स, वो बोलते थे कि भाई हमारे प्रोजेक्ट में जो है बग आया हुआ है, आप इस बग को ढूंढ के इसको सॉल्व करो। तो फिर मैं उसको ढूंढ कर फिर सॉल्व करता था। तो उससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला कि किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को जो है ना आइडेंटिफाई करना और फिर उसको सॉल्व करना। उससे ये है कि आप उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें और भी सर्च कर लेते हो, तो वो आपकी नज़रों के सामने घूमती है चीज़, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यार ये चीज़ मैंने वहाँ देखी थी। तो इस तरीके से जो है हमने काम शुरू किया शुरू में। अच्छा सर, आपने ये तो आपने अपनी लाइफ के बारे में बताया और ये भी बताया कि आपने ये कंपनी फाउंड कैसे की, ठीक है। तो अब मुझे ये बता दें कि आपने अकेले स्टार्ट किया, तो कज़न्स थे आपके साथ, उसके बाद आपने एक टीम कैसे बिल्ड की? टीम कैसे बिल्ड की? यार देखो, जब हम लोग अकेले, जब क्योंकि घर पे थे तो घर पे मैं और हायरिंग नहीं कर सकता था वहाँ पर, क्योंकि हमारा तो वहाँ रेजिडेंशियल एरिया था, वहाँ मैं हायरिंग नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने सोचा कि यार अब 2 साल बाद 2019 में हमने सबसे पहले शिफ्ट किया था इसी बिल्डिंग में, बराबर वाले बिल्डिंग में ऑफिस है। ये बिल्डिंग दोनों मिल ही नहीं है साथ, तो पहले हमारा ऑफिस बराबर वाली बिल्डिंग में था। तो वहाँ पर हमने लिया था, वो जगह छोटी थी, तो वहाँ से हमने हायरिंग स्टार्ट कर दी थी मैंने, कि अब मैं हायर करता हूँ। तो मैंने, अब जाहिर सी बात है, नया खून था, जोश था, तो मैंने बोला हम जो नए ग्रेजुएट बच्चे ना उनको चांस देंगे। तो मैंने इंटरव्यूज़ की कॉल की, आ गए हमारे पास लड़के आ गए। अब मैंने जितने इंटरव्यूज़ किए ना, मैंने तकरीबन उस टाइम पे 20 से 25 इंटरव्यूज़ किए थे फर्स्ट टाइम। तो उन बच्चों में सब में एक चीज़ कॉमन थी, उन्हें बाकी सारी चीज़ें पता थी, फील्ड से रिलेटेड काम नहीं आता। तो मुझे तो उनसे फील्ड से रिलेटेड काम करवाना था। मैं मतलब बाकी सारी चीज़ों से मुराद कम्युनिकेशन स्किल्स में सही थे, मतलब बात करने में भी सही थे, सारी चीज़ें सही थी, लेकिन जहाँ पर बात आती थी लॉजिक लिखने की, वो उन्हें नहीं आती थी। तो अब हुआ क्या, हुआ ये कि फिर मैंने बोला यार ये तो काम ख़राब है, तो मैं फिर इनको पहले सिखाऊंगा काम। इंटर्नशिप पे भी मैं आपको तब रखूँगा ना जब आपको एटलीस्ट बेसिक्स तो पता हो। अगर आप, और वो सारे ग्रेजुएट्स थे, कोई सिंध मदरसा इस्लाम यूनिवर्सिटी से था, कोई इकरा से था, कोई गुलशन कैंपस से था, कोई सर सैयद यूनिवर्सिटी का था, डिफरेंट थे। तो फिर मैंने सोचा कि यार मैंने सबको मना ही करना था, जाहिर सी बात है कि मुझे तो काम करवाने के लिए बंदे चाहिए थे, क्योंकि काम हमारे पास ज़्यादा था उस टाइम पे। तो मैंने एक लड़का आया उनमें से, मैंने उसका इंटरव्यू किया, तो उसने मुझे एक चीज़ बताई, मैंने इंटरव्यू कर लिया, उसको अंदाज़ा हो गया तो मैं उसको नहीं रखूँगा। तो उस लड़के ने मुझे बोला कि भाई मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि मेरे फादर को जो है ना वो फॉरेस्ट का अटैक हुआ और वही मेरी फीस भरते थे। अब मेरे पास और कुछ करने को है नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ और अब मुझे घर में मैं ही पढ़ा हूँ, तो अब मुझे घर वालों को संभालना है और मुझे जॉब नहीं मिल रही। खैर ये बात हुई और मैंने उसको चाय पिलाई और वो चला गया। अब अगले दिन सुबह की बात है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था, तो मैं यहीं पर डिफेंस में रास्ते में ही
अल्लाह ताला की तरफ से मेरे जहन में एक बात आई कि ऐसे और कितने बच्चे होंगे जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। फिर मैंने एक चीज़ सोची, मैंने बोला कि यार हम काम सिखाएंगे, क्योंकि फ़र्क कहाँ आ रहा है इंस्टीट्यूट में और आपकी जो इंडस्ट्री है उनमें क्लैश आ रहा है। वो कैसे क्लैश आ रहा है? क्योंकि जो इंडस्ट्री को जो बंदा चाहिए ना काम करने वाला, इंडस्ट्री के बाद जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे वो मांगते हैं कि भाई हमें काम, उसको काम आता हो। लेकिन जब बच्चा इंस्टीट्यूट से निकलता है, कोई माने ना माने, मेरी डिग्री खा जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात सिर्फ इतनी है कि सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए कि बच्चा जब इंस्टीट्यूट से निकलता है ना, वो इस काबिल नहीं होता कि वो इंडस्ट्री में आके काम कर सके। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और ये आज तक अभी तक वैलिड है बिल्कुल, कि बच्चा इंस्टीट्यूट से निकल रहा है और वो वहाँ पर जाकर जब वो आगे क्वेश्चनिंग होती है तो वो उसके जवाब नहीं दे पाता। तकरीबन इंस्टीट्यूट जो आप अभी ऑनलाइन आप जॉब सर्च कर लो, वहाँ पर लिखा होगा 2 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 साल के एक्सपीरियंस होना चाहिए। बच्चा 4 साल पढ़ रहा है, उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस लेगा, 26-27 साल उसकी उम्र हो जाएगी, कमाएगा कब? तो इस वजह से तो फिर मैंने सोचा कि यार हम क्यों ना एक काम करें कि डायरेक्ट ही सॉफ्टवेयर हाउस में ही रहते हुए बच्चे को काम सिखाएं। फिर मैंने साथ में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अभी 100 से ज़्यादा बच्चे जॉब पे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सेंट्रल स्क्वायर ने फिर एक प्लेटफॉर्म निकाला ट्रेनिंग का, जहाँ पर हम ट्रेनिंग करवाते हैं बच्चों को, लारावेल की, एंड्रॉयड की, जो मेन आपके जो मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड है बहुत ज़्यादा कि ये वाले बच्चे चाहिए, तो हम उनकी सारी ट्रेनिंग्स करवाते हैं। वर्डप्रेस ही करवाते हैं, HTML CSS बूटस्ट्रैप सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें हम सिखाकर ऑफिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट से सिखाकर बच्चे को भेजते हैं। इसी तरह एक लड़का था एक यूनिवर्सिटी का, वो मेरे से भी पहले का ग्रेजुएट हुआ था, 2 साल पहले का, वो शायद हुआ होगा 2016-17 में ग्रेजुएट हुआ होगा वो। तो वो किसी स्कूल में पढ़ा रहा था, 9th क्लास के बच्चों को कंप्यूटर पढ़ा रहा था। तो वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया था, मैंने उसका इंटरव्यू किया। उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है वो उसको नहीं आता था प्रोग्रामिंग, लेकिन मैंने उसको बोला तुम स्कूल छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, तुम इतना पढ़ के तुम जो है प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हो यार। तो एक होता है दिमाग में अपने बच्चे, अपने जैसे बंदे को देखकर, तो मैंने बोला तुम छोड़ो, तुम मेरे पास आओ। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर हाउस में लगा हुआ, अच्छी जगह पर अच्छे पैसे कमा रहा है। तो इस तरीके से फिर लोग जुड़ते गए, साथ साथ टीम बिल्ड होती गई। अब जो लड़के यहाँ से सीख के जाते थे तो रेफरेंस बनते गए। आप लोगों ने मेमन फाउंडेशन का नाम सुना है, उनके बच्चे ट्रेन किए मैंने। आपने करीमाबाद में गर्ल्स कॉलेज है, वहाँ के बच्चे ट्रेन किए मैंने, उनके साथ भी कोलैबोरेशन है। तो इस तरीके से जो है हमारी टीम बिल्ड होती गई, एक एक करके हम लोग बंदे जमा करते रहे। अच्छा, आपने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था तो कौन से रिस्क फैक्टर्स, कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो आपने फेस की और अभी तक कर रहे हैं? यार सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो जो मेरे आइडिया में आई है ना, मुझे वो आई है जगह की। क्योंकि मेरा जो आइडिया है ना, मेरा आइडिया ऐसा है कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम आपको सिखाएंगे भी और हम आपको जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। जॉब हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, कहने का मतलब ये है कि आपको सिखाने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे कि आप जाकर इंटरव्यू दोगे तो आपको जॉब मिलेगी। वो तभी पॉसिबल है कि आप क्लास इन्वायरमेंट से निकल कर ऑफिस इन्वायरमेंट में आओ। और ऑफिस इन्वायरमेंट में अगर मैं 100 बच्चा बिठा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए आपको। 100 बच्चे में बहुत कम बता रहा हूँ। अभी आप हमारी यूनिवर्सिटी में देख लो कितने बच्चे हैं, अगर आप एक क्लास में देखो 60 बच्चे बैठ जाते हैं, 60 बच्चों की जगह होती है वहाँ। तो एक वैसे उस टाइप की हमें जगह चाहिए कि अगर हम वहाँ पर रहते हुए बच्चों को ट्रेन करें और उनको इस काबिल बनाएं कि वो मार्केट में निकले और उनके हाथ में जॉब हो। वो कब होगा? ये बोलने से नहीं होगा, ये करने से होगा। वो कैसे होगा? कि बच्चों के पास स्किल्स हो। इसीलिए हम कहते हैं कि वो हमारे पास से सीखने के बाद कहीं भी जाके इंटरव्यू दे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बच्चा जो है ना वो तीसरे से चौथे इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाता है डिफरेंट कंपनी में। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे पास से सीख के गया और पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया, ऐसा नहीं है। हमारे पास से सीखा हुआ बच्चा 15,000 सैलरी पे भी लगा है, 45,000 सैलरी पे भी लगा है। लेकिन फ़र्क क्या है? वो बच्चों में भी थोड़ा फ़र्क होता है। एक बच्चा होता है जो ज़्यादा जल्दी पिक कर लेता है, कुछ बच्चे होते हैं जो देर से पिक करते हैं, और कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं होता। कंपनी कॉन्फिडेंस भी देखती है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल लारावेल सीख लिया, अब आप कंपनी में चले गए जॉब लेने के लिए, तो उन्होंने आपको रख लिया। अब उस टाइम पे तो उन लोगों को बंदों की ज़रूरत थी, उन्होंने हायरिंग कर ली। अब कंपनी को डाउन साइजिंग कर ली। अब अगर आप सिर्फ लारावेल का काम करते होगे या फॉर एग्जांपल आप सिर्फ फ्रंट एंड बनाते होगे ना, तो कंपनी आपको आसानी से पहली फुर्सत में निकाल देगी। क्यों? क्योंकि आप उनकी एक एक्स्ट्रा रिसोर्स बन गए। कंपनी वैसा बंदा ढूंढेगी जो हर काम करना जानता हो।
ऐसे वक्त में जब क्रूशल टाइम आ जाएगा, जैसे अभी लॉकडाउन लगा तो कितने लोगों की जॉब चली गई। मैं आपको गारंटी देता हूँ वो बंदे बच गए जिनको, जो कह रहे थे कि भाई मैं ये वाला काम भी कर लूँगा, मैं ये वाला काम भी कर लूँगा, और आज सब नॉर्मली की तरफ जा रहा है। जब नॉर्मल होने जा रहा है और फिर सब ठीक है, अब हायरिंग हो रही है। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, वो ये करता है कि आप जो काम आपको आता है वो आप कितना अच्छे तरीके से करना जानते हैं, ये मैटर करता है। अच्छा, अभी आपकी जो कंपनी है उसकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या थी और फ्यूचर में आप इस कंपनी को कहाँ देख रहे हैं? यार हमारी ग्रोथ स्ट्रेटेजी दो, जब हमने शुरू किया था ना, तो उस टाइम पे जो है ना, हमने सिर्फ माइंडसेट में था सॉफ्टवेयर हाउस बनाना है, वेबसाइट डेवलपमेंट करनी है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट करनी है, ये सब चीज़ें करनी है। लेकिन जब हम आगे बढ़े तो हमारे बिजनेस में एक और चीज़ ऐड हो गई, वो थी ट्रेनिंग। हम ट्रेनिंग के चार्ज करते हैं और अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे को बोल रहे हैं कि भाई आप 3 महीने हमारे पास आओ, 3 महीने हम आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग देंगे। देन और प्रोफेशनल ट्रेनिंग के बाद आपकी सीवी हम खुद बना कर देंगे आपको, और जॉब्स पे कहाँ अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। इवन की वेबसाइट भी आप वहाँ पर खुद भी अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ जाके हम इंटरव्यू के बच्चे की तैयारी भी खुद कराते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सब इंटरव्यू की तैयारी भी हम खुद कराते हैं। तो उससे ये होता है बच्चों में आ जाता है कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब हम इंटरव्यू की तैयारी करा रहे होते हैं कि हमें अंदाज़ा होता है कि भाई, क्योंकि हम भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि भाई मार्केट में अगर बच्चा जाएगा तो उससे किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो इसीलिए फिर बच्चा जो है एटलीस्ट 3 से 4 इंटरव्यूज़ में क्लियर हो जाता है। कुछ बच्चे पहले इंटरव्यू में भी हुए हैं, कुछ बच्चे 4 इंटरव्यू, चौथे इंटरव्यू में क्लियर हुए हैं, ऐसा भी है। और मजे की बात यह है कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे पास से जो गए हैं, आधे से ज़्यादा बच्चे इकरा यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के ही हैं। कुछ मेरे कज़न के बैच के थे लड़के, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, सारे मिक्स हैं। तो सब माशाल्लाह अच्छी अच्छी जॉब पे लगे हुए हैं। अच्छा, आपके बिजनेस में यूनिक क्या है? क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउसेस तो बहुत सारे ओपन हो चुके हैं और आप जाहिर सी बात है वो कंपेटिटर्स भी आपके बन गए। तो आपके बिजनेस में ऐसी क्या यूनिक चीज़ है जो लोग आपके पास आते हैं सीखने के लिए? यार हमारे बिजनेस में यूनिक चीज़ यही है कि हम ऑफिस इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मली जाओगे तो आपने कभी भी अभी देखा होगा कि भाई इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, वहाँ पर क्लास सिस्टम होता है। हम क्लास सिस्टम से हट कर हैं। क्लास सिस्टम से हटकर किस तरीके से, मिसाल के तौर पे आप आए सीखने के लिए, या 8-10 लोग आए एक साथ सीखने के लिए, हमने क्या किया, बैच बनाया और एक स्पेसिफिक डेवलपर जो रियल टाइम क्लाइंट्स का काम कर रहा है उसको असाइन कर दिया कि आपने इन 10 बच्चों को सिखाना है। तो ये एक यूनिकनेस है। अब मिसाल के तौर पे जो टीचर है ना, वो अगर रियल टाइम काम नहीं कर रहा, बहुत सारे टीचर ऐसे भी हैं जो सॉफ्टवेयर हाउस के साथ भी काम कर रहे हैं और साथ में पढ़ा भी रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये है कि वो रियल टाइम क्लाइंट्स का काम भी कर रहा है, जो बंदा हमारे सिखा रहा है, और वो रियल टाइम सिखा भी रहा है। अब ज़्यादातर किसको पता होगा कि मिसाल के तौर पे इस जगह पर बग है, तो वो कौन देखेगा, जो क्लाइंट का काम कर रहा है उसको पता होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइंट्स रियल टाइम पे आपको डिफरेंट चीज़ें बता रहा होता है कि भाई मुझे ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे चाहिए। वो चीज़ें जो किताबों में नहीं लिखी ना, वो हमें क्लाइंट सिखा देता है डिफरेंट टास्क बताकर। तो उससे वो एक्सपीरियंस जो है ना, हम बच्चों को सिखाने में यूज़ करते हैं, ताकि जब वो आगे जॉब लेने के लिए जाएँ तो उन्हें मुश्किल ना हो। तो इस वजह से हम यूनिक यहाँ पर हैं कि हम ऑफिस एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, आपने फंडिंग कैसे रेज की? हाँ, मेरे जो इन्वेस्टर हैं वो मेरे फादर हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको शुरू में मैंने बताया कि भाई हम इस तरह करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है, किसी और की इन्वेस्टमेंट नहीं लो, घर की इन्वेस्टमेंट लगाते हैं। क्योंकि हमारा जो खुद का वैसे जो फैमिली बिजनेस है वो फर्नीचर का है हमारा बिजनेस। तो मेरे फादर हमें फंड कर रहे हैं। तो आप कह रहे थे कि जैसे आपने जो है ना अपने ये ऑफिस एनवायरनमेंट में कल्चर किस तरह के लेकर आए हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कल्चर होता है ना कि आप जो है ना, जैसे कि आपने बताया कि हम लोग सिर्फ टास्क भी देते हैं, उसके साथ ट्रेनिंग भी देते हैं। तो उस कल्चर से जो है ना, मतलब और लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है? यार इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप आए हमारे पास सीखने के लिए। अब आपने बोला भाई मैं यूनिवर्सिटी भी जा रहा हूँ और मुझे सीखना भी है, और मुझे जो है ना ताकि मुझे ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल जाए। तो अभी तक जो आप थे ना, आप क्लास इन्वायरमेंट में थे, तो आपने कभी ऑफिस नहीं देखा था। तो अब ऐसे बच्चे को ऑफिस देखने को मिलेगा, वो ऑफिस में रहकर डिफरेंट जो है ना डेवलपर्स के दरम्यान में रहकर काम करेगा। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने डॉक्टर की आप सोबत में बैठोगे ना, तो आपको पैनाडोल और डिस्प्रिन के
कहाँ कहाँ यूज़ करनी चाहिए इतना तो पता चल ही जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो इन्वायरमेंट होता है कि आप किस इन्वायरमेंट में बैठ रहे हो। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हो तो आप प्रोग्रामर्स के इन्वायरमेंट में बैठो, आप प्रोग्रामर बन जाओगे। ये नहीं है कि आपको हाथ पाँव नहीं लाना है, आपको भी लाना है, मतलब ये है कि आप उनमें रहकर सीखना शुरू करोगे ज़्यादा। अब आपके साथ इतने एक्सपीरियंस लोग बैठे होंगे, जब वो आपको चीज़ें बता रहे होंगे, जब बात करेंगे तो वो प्रोग्रामिंग की ही बात करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर आप उससे सीखोगे, और जब आप सीखोगे तो आपको याद आएगा कि यार ये वाली बात मैंने वहाँ सुनी थी। तो इस तरीके से जो है आपकी बेस बिल्डअप होती है, तो ये फ़ायदा। और दूसरा ये क्वेश्चन है जैसे कि आपको जो है ना अपने सक्सेस का पता था, लेकिन आपने इसको जो है ना मतलब आपने कहाँ से इसको जो है ना बिल्डअप किया कि आपको लग रहा था कि हाँ मैंने यहाँ से स्टार्टअप किया था, यहाँ मुझे चैलेंजेस फेस हुए थे और इस पर्टिकुलर पॉइंट मुझे जो है मुझे सक्सेस मिला था। यार हर चढ़ता सूरज जो है ना वो चैलेंजिंग ही था। मतलब कब बीच में जब कोविड आ गया, हमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो ये था कि हम अपने प्रोडक्ट की तरफ मूव कर गए थे। हमने एक प्रोडक्ट बनाया था जिसका नाम था सोच ले प्रोडक्ट क्या कर रहा था, आप नॉर्मली खाना खाने जाते हो, फूड आपने वहाँ पर मेन्यू में डिफरेंट नाम लिखे होंगे मेन्यू के ऊपर। अब वो हमने नाम कभी सुने भी नहीं होते, तो इसलिए हम कभी ऑर्डर भी नहीं करते। हम नॉर्मली जाके क्या मंगाते हैं, टिक्का मंगा लेंगे, बिरयानी मंगा लेंगे, जो हम रेगुलर खाते हैं, क्योंकि हमें उसका पता होता है। अब वो जो चाइनीज़ इटालियन खाने वाले लोग हैं वही जानते हैं कि वो क्या लिखा हुआ है, हम लोग जैसे लोगों को नहीं पता कि भाई वो बन के क्या आएगा। तो मैं इसी तरह, मेरी बर्थडे की पार्टी थी, हम वहाँ चले गए, तो हमने वहाँ पर केक ऑर्डर किया। मेरे माइंड सेट में ये था कि 800 या 900 रुपये का केक था उस टाइम। तो मेरे माइंड में था कि यार जब बच जाएगा हम घर ले जाएंगे। तो जब वो 900 रुपये का उसने हमें केक ला कर दिया, तो वो एक इतना सा स्लाइस था, साथ में वो चॉकलेट थी साइड पे, और वो उसने हमें 900 रुपये का दिया। तो अगर ये चीज़ मुझे पहले पता होती तो मैं ऑर्डर ही नहीं करता, मैं तो एटलीस्ट नहीं करता। तो अब हमने वहाँ से ये आइडिया निकाला कि ऐसे कितने लोग हैं, तो फिर हमने आइडिया निकाला कि हम क्या करेंगे, हम व्लॉगिंग का एक नेक्स्ट लेवल लेकर आते हैं। अभी आप नॉर्मली देख लोगे कि व्लॉगर्स क्या कर रहे होते हैं, वीडियोस बनाते हैं, फूड व्लॉगर्स जो होते हैं वो वीडियो बनाते हैं कि भाई ये ऐसा खाना बनता है और ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा, ऐसा ही है ना। तो हमने क्या किया, हमने बोला हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम डाइनिंग प्रोवाइड करेंगे, और वहाँ पर क्या होगा, हमारी फूड की पूरी मीडिया की टीम थी जो डिफरेंट वेंडर्स के पास जाती थी। हमारे पास 150 रेस्टोरेंट्स थे ऑन बोर्ड, और हम उनके पास जाकर उनके फूड की वीडियो बनाते थे और अपनी एप्लीकेशन पर डालते थे, और वहीं एप्लीकेशन पे रहते हुए वीडियो देखते हुए आप ऑर्डर भी कर सकते हो। ये हमारा आइडिया था। अब उसके बाद अभी हम लॉन्चिंग हमने कर दी थी, मार्केटिंग अभी हमारी स्टार्ट हुई थी कि कोविड आ गया। अब कोविड जब आ गया तो फिर वो कुछ रेस्टोरेंट बीच में 30-40 बंद हो गए, तो हमने भी फिर उस वक्त वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं की, ये सोच कर के डाइनिंग तो बंद हो गया, क्योंकि हमने उसमें ऑनलाइन नहीं रखा हुआ था। ये हमारी गलती थी, जहाँ हम गलत हैं वहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने यहाँ गलती की थी कि हमें ऑनलाइन भी रखना चाहिए था, और उस टाइम पे हमें जो पैसे चाहिए थे, जो फंडिंग रिक्वायर्ड थी वो नहीं थी। क्योंकि सब कुछ एकदम से रुक गया था, तो ऑनलाइन फूड डिलीवर भी नहीं, बड़ी मुश्किल से हो रहा था। अगर हो भी रहा होगा तो मुझे ज़्यादा याद पड़ता है कि नहीं हो रहा था। तो आधे से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद होते जा रहे थे। फिर हमने उस प्रोडक्ट को जो है अभी 2022 तक के लिए कर दिया कि भैया हम इसको बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा जो है वो सॉफ्टवेयर अपने प्रोडक्ट से हटकर ये डेवलपमेंट की साइड पे आ गए, और ट्रेनिंग तो हमारी पहले से ही चल रही थी। इस तरीके ये चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े थे। और इसके अलावा ये था कि आप जो है अगले मतलब जनरेशन के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल जो अपना बिजनेस शुरू करने लगे जी। अगर तो मिसाल के तौर पे आपने कोई आइडिया सोचा, फॉर एग्जांपल आपने सोचा है ई-कॉमर्स का बिजनेस करना है आपने, तो मेरा कहना ये है कि आप ज़्यादा जो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना वो आप मार्केटिंग पे करें। लाइक आप ऐसा नहीं करें कि भाई आप डेवलपमेंट के ऊपर कोई 10-15 लाख रुपए आपने वेबसाइट बनाने पे लगा दिए, ऐसा मत करें। वेबसाइट बन जाएगी आपकी 25-30 हज़ार रुपये में या 50 हज़ार रुपये में बन जाएगी आपकी वेबसाइट। आप पहले क्या यूज़ करें, वर्डप्रेस यूज़ करें। वर्डप्रेस से आपकी वेबसाइट सस्ते में बन जाएगी। आप पहले उसका मार्केट में देखें कि क्या डिमांड है आपके बिज़नेस की। अगर आपका बिज़नेस लगता है आपको कि डिमांडिंग है और ये आपका 1 लाख से 2 लाख यूज़र आ रहा है, फिर आप उसको अपने प्लेटफॉर्म की तरफ लेके जाएं। अगर आप उससे इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, जो हमने गलती की थी, हमने गलती ये की थी कि हमने सारे पैसे डेवलपमेंट में लगा दिए थे और मार्केटिंग के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे थे। तो इसलिए मैं ये एडवाइस करता हूँ कि आप जो है मार्केटिंग पे ज़्यादा पैसे लगाएं। और ऐसा नहीं है कि आपका प्रोडक्ट ऐसा हो बेकार हो लेकिन आप पैसा मार्केटिंग पे लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका प्रोडक्ट भी अच्छा होना चाहिए और आप बाकी जो पैसे जो है ना वो मार्केटिंग पे लगाएं। मिसाल के तौर पे 60% जो आपको पैसे हैं ना वो मार्केटिंग में लगाना चाहिए, तब जाके जो है वो बूस्ट करेगा।
क्योंकि आप एक प्रोडक्ट मैं बहुत अच्छा बना चुका हूँ, मेरा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या मैंने बहुत अपनी वेबसाइट में बहुत बेहतरीन एल्गोरिथम लिखा हुआ है, इससे कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें आना है, सर्च करना है, और अगर उसको पसंद आएगा तो वो ख़रीदेगा। तो ये चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर ये करती है कि आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो, आप बेच क्या रहे हो। अब मिसाल के तौर पे मैं माउस बेचना शुरू कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल ऑनलाइन, तो ये ऑनलाइन अगर ये यहाँ पर 220 का मिल रहा है और क्लाइंट को, जो कस्टमर है, उसको कहीं और से 120 रुपये का मिल रहा है यही सेम चीज़, तो मुझसे ये कभी नहीं खरीदेगा। फ़र्क ये है कि इसमें यूनिक क्या है। अब अगर मैं बोलूँ यार इसमें यूनिक ये है कि इसमें साइड बटन लगा हुआ है, आपको नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए ये वाला बटन आप यूज़ करोगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो और ये चीज़ किसी के पास नहीं है और आपके पास है, तब आप कमा सकते हो, वरना तो कंपटीशन है। आप देख लो, आप सदर चले जाओ, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर आप लाइन से सारे शूज़ की दुकान है। आपको क्या लगता है कि वो शूज़ सिर्फ बाटा के बिकते हैं, बाकी में नहीं बिकते, बाकियों के भी बिकते हैं, सब अपनी अपनी जगह पर कमा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये माउस सेम मेरे पास है तो बाटा वाले के पास भी सेम है, ऐसा नहीं है, उनके पास थोड़ा डिफरेंट होगा, वैरायटी चेंज होगी, वैरायटीज़ का फ़र्क, बेस तो वो भी शूज़ ही रहा है। तो फ्यूचर में आप जो एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि वो डिग्री के साथ स्किल भी सेट करें, या सिर्फ पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके बाद में वो जॉब भी करें? यार मैं कहता हूँ कि ना, दो चीज़ें चाहिए बच्चों को। हमारी जो बेस ख़राब हो रही है ना, वो बचपन से हो रही है, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। अब आप मेमन में मैं इंटरव्यूज़ किए थे मैंने बच्चों के, तो वहाँ पर 500 से ज़्यादा बच्चे थे, क्योंकि वो सिलेक्शन करते तो इसी तरह से बच्चे आते हैं वहाँ पर। तो उन सब बच्चों में एक चीज़ कॉमन थी, वो ये थी कि उनको पता ही नहीं था कि हम यहाँ ग्राफिक्स का कोर्स करने के बारे में, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड कॉमर्स से था, किसी का बैकग्राउंड जो है वो क्या नाम है इसका, बीकॉम से था, इस तरीके की वो पढ़ रहे थे, इंटर कोई कॉमर्स से करके बैठा हुआ था। तो मैं उनसे ये क्वेश्चन कर रहा था कि आपकी तो ये फील्ड ही नहीं है, तो आप ये ग्राफिकल डिज़ाइनिंग क्यों सीख रहे हैं। आप इमेजिन करो वो मुझे क्या आंसर देते हैं, हमारी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। आपके ख्याल में ये आंसर बनता है। असल में मेमन को फंडिंग होती है, और उस फंड के तौर पे वो यही बोलते हैं कि भाई आपको हम इतनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं, आपने इतने बच्चों की जॉब लगवानी है, उनको सिखाना है, फिर उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम में भेजना है, और फिर आपने ताकि वो कमाने लग जाए। मेन पर्पज़ ये है, यहाँ पर बच्चे किस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं, हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी, नॉलेज नहीं बढ़ेगी टाइम पास हो जाएगा आपका, वो टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल होती है इस तरह की सिलेक्शन करने में। तो मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि भाई आप बच्चे जो है ना, वो ये करने के पेरेंट्स देखेंगे बच्चा करना क्या चाहता है। अब यहाँ पर ज़्यादातर आपका फ्यूचर डिसाइड होता है कि आपका कज़न कितना कमा रहा है, अगर वो कज़न अच्छा कमा रहा है तो आपको भी वही काम करना है। मिसाल के तौर पे आपके कज़न ने अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में वो 2 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, तो फिर आपके फादर भी आपको बोलेंगे कि आपने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है क्योंकि उसी में कामयाबी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मेरे पास ज़्यादातर बच्चे आते हैं, मुझे कहते हैं मुझे हमें रिएक्ट नेटिव सिखा दो। अब वो इतने जोश से बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ क्यों, ऐसा क्या है रिएक्ट नेटिव में। वो मेरा दोस्त काम कर रहा था, उसकी 80,000 सैलरी है, तो फिर मैं भी यही करना चाहता हूँ ताकि मेरी भी 80,000 हो। ऐसा नहीं है, आपको रिएक्ट नेटिव में 40,000 सैलरी वाले भी मिलेंगे, 20,000 सैलरी वाले भी मिलेंगे। तो फ़र्क इतना है कि आपके पास स्किल्स क्या है। अब ज़्यादातर बच्चे मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि भाई ये जो मैं एंड्रॉयड अगर सीख लूँगा इसका क्या स्कोप है। मैं कह रहा हूँ स्कोप जो है ना, वो लोहे के काम का भी है। लोहे का काम का स्कोप है, आप जाके किसी के पास जाके अच्छा लोहे का काम जो अच्छी स्किल्स रखता है, आप जाके उससे बात करोगे ना, वो महीने के 5 लाख रुपए तो वो भी कमा रहा है, तो आप वो क्यों नहीं सीख लेते। फिर बात ये है कि आप जो सीखने जा रहे हो वो आप कितना अच्छे से कर सकते हो, ये मैटर करता है। अगर आप मिसाल के तौर पे आपका एसी कभी ख़राब हुआ, आपने टांका लगवाया, 1000 रुपये लेता है टांका लगाने के, एक टांका लगाने के। और इसी तरह मैं खड़ा हुआ था, टांका लगवा रहा था, और मेरे खड़े खड़े ही उसने 8 से 10 लोगों के टांके लगाए एसी के। कितने कमा लिए उसने? 10,000 रुपये। सबसे 1000 लिए मेरे सामने लिए। कितने कमा लिए? 2-2.5 घंटे भी नहीं लगे उसे, 10,000 रुपये उसने कमा लिए। और कहाँ बैठा हुआ? अंदर गली में करके किसी कोने की दुकान में बैठा हुआ, बीच में कमा रहे। तो आप वो क्यों नहीं कर रहे? तो वहाँ भी पैसा है। बात यह है कि आप काम क्या अच्छा करना चाहते हो। अब वो ये चीज़ नहीं सोचते कि हमें सीखना है, वही सोचते हैं कि इससे हम इतने कमा लेंगे, वो बेचारे कमा भी नहीं पाते। ऐसी ये बात है। तो ये 2 चीज़ें सही करनी चाहिए। पहले कि आपने किसी को देखा देखी फील्ड सेलेक्ट नहीं करनी है, आपकी फील्ड सिलेक्शन बिल्कुल सही होनी चाहिए।
और दूसरी ये करनी चाहिए कि आप जो सीखने जा रहे हो उसको उस तरह सीखो जिस तरह सीखना चाहिए, तब आप जो कमाने वाला पार्ट है ना वो खुद ही आपके पास आ जाएगा, खुद ही आप कमाने लग जाओगे जब आप अच्छे से करोगे। स्किल्स मैटर करती है। मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपको जो है ना स्किल्स पे काम करना चाहिए। हाँ, डिग्री होनी चाहिए लेकिन आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। मैं आपसे सिंपल एक क्वेश्चन करता हूँ, मिसाल के तौर पे आपके पास डिग्री है, ठीक है, डिग्री पे क्या, डिग्री का मतलब क्या होता है आपको पता है? नहीं पता? आपको पता है डिग्री का मतलब क्या होता है? आपको पता है? डिग्री का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कंप्यूटर साइंस की डिग्री है तो उस पर लिखा होता है मैं सर्टिफाइड हूँ इस काम का। और आप अनफॉर्चुनेटली आप सबसे पूछो किसी वो सर्टिफाइड नहीं है, कहला ही नहीं सकते। मैंने हज़ारों सर्टिफिकेट देखे जिस पे लिखा हुआ है ये बंदा जो है एडोब फोटोशॉप का काम बहुत अच्छे से जानता है। उससे मैंने टूल का पूछ लिया कि भाई इस वाले टूल को क्या कहते हैं, पेन टूल किस तरह से यूज़ करते हैं, एक्सप्लेन करो मुझे थोड़ा सा। चलो एक्सप्लेन नहीं करना, आप लैपटॉप पे यूज़ करके दिखा दो, नहीं दिखा सकता। अब सवाल यहाँ उठता है कि उसके पास वो सर्टिफिकेट कर क्या रहा है। उसके पास जो सर्टिफिकेट कर रहा है वो उसका नाम खराब हो रहा है जिसका सर्टिफिकेट उसके हाथ में। कोरियन कंप्यूटर का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, वो इसी तरह के छोटे मोटे कोर्स कराते हैं। मेमन इंस्टीट्यूट में आधे से ज़्यादा बच्चों के पास कोरियन कंप्यूटर के वो सर्टिफिकेट्स। अब जितनी भी चीज़ें आज डेवलप हुई है ना यहाँ पर सेंटर स्क्वायर के अंदर, वो क्या है, वो ऑब्जर्वेशन के बाद हुई है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अपना सर्टिफिकेट किसी को भी ऐसे नहीं देते, हम अपना सर्टिफिकेट 2 शर्तों पे देते हैं। पहली शर्त ये है कि भाई आपने किसी कंपनी का इंटरव्यू क्लियर करके आओ, अगर वो आपकी सैलरी लगा देता है तो इसका मतलब है कि हाँ भाई आप हमारे सर्टिफिकेट के काबिल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई वो जाके बताएगा कि अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो दिखाएगा क्या। हम उसको इतनी इजाज़त ज़रूर देते हैं कि आप जाके बोलो कि भाई मैंने इस कंपनी में काम किया हुआ है सेंटर स्क्वायर में, क्योंकि ऑफिस इन्वायरमेंट है ना इसका, क्योंकि हम उनसे क्लाइंट्स का काम भी करवाते हैं। जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं उनसे क्लाइंट्स का काम करवाते हैं ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। एक तरह से ये उनकी इंटर्नशिप होती है हमारे पास यहाँ पर। 1-1.5 महीने हम उनकी बेस बनाते हैं, 1.5 महीने हम उनके क्या करते हैं, क्लाइंट से काम करवाते हैं। उससे क्या होता है, उनको आइडिया हो जाता है कि काम होगा कैसे। तो हम उनको इतनी इजाज़त ज़रूर देते हैं कि भाई वो जाके बताएं। और वहाँ के HR जो हमें कॉल करके पूछते हैं कि भाई ये बंदा आपके पास काम करता है, हम ऑथराइज करते हैं, बिल्कुल करता है। तो अगर वो HR का वो इंटरव्यू क्लियर कर लेता है और उसकी सैलरी लग जाती है तो हम अपना सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा हमारे पास से सीखा। अब हम लालच नहीं देते बच्चे को कि बच्चा आएगा हम उसको बोलते हैं कि भाई हम आपको कोर्स कंप्लीट होने का सर्टिफिकेट देंगे। ये लिखा हुआ होता है हमारे, अगर आप पोस्ट देखोगे ना फेसबुक पे लिखा हुआ होगा, क्योंकि जब तक बच्चा आके मेरी बात नहीं सुनेगा उसे पता कैसे चलेगा। आजकल बच्चों के दिमाग में सिर्फ सर्टिफिकेट है। हम उसको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर आप हमारे कहने पे चलोगे तो आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जो इंटरव्यू है ना वो खुद ही आपका एक सबूत होगा कि आपको कितना काम आता है। जो आपका इंटरव्यू लेगा जूनियर लेवल का, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि सीनियर लेवल पे चले जाए बच्चा, तो ये उस चीज़ का सबूत है कि भाई आपको काम कितना आता है। तो हम सर्टिफिकेट, दूसरी शर्त ये है कि बच्चा बोलता है भाई मुझे जॉब नहीं करनी, मुझे बाहर जाना है, इस तरह का कोई केस हो सकता है, तो फिर आप हमारा इंटरव्यू क्लियर कर लो। अगर आप हमारा इंटरव्यू क्लियर कर लोगे तो हम तब भी सर्टिफिकेट दे देंगे, कोई मसला नहीं। इसके अलावा हम सर्टिफिकेट नहीं देते। मुझे सर्टिफिकेट एंड्रॉयड का मिल गया था एपटेक से, हालांकि मैंने वहाँ एग्ज़ाम भी नहीं दिया था, लेकिन सर्टिफिकेट आज भी मेरे बैग में पड़ा हुआ। क्या फ़ायदा उस सर्टिफिकेट का? मैटर करता है कि वो जो सर्टिफिकेट पर लिखा है क्या आप उस काबिल हो। अगर आप उस काबिल हो तो वो सर्टिफिकेट आपके पास अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप, मेरा अभी बहुत सारे, जब मैं इस तरह की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ बोलूँ। मैं कभी भी यूनिवर्सिटीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो बल्कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हूँ कि ये इदारे होने चाहिए, तभी तो बच्चों के फ्यूचर बनेगा। फ़र्क कहाँ पर आता है, मैं कहता हूँ कि बच्चे के पास डिग्री तब होनी चाहिए जब वो उसके काबिल हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं फेल होता हूँ, मेरे पास अभी डिग्री नहीं, मेरे पास अभी आ जाएगी डिग्री, सही है। तो अब अगर मेरा कोई इंटरव्यू करता है तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं उसके काबिल हूँ, मैं समझता हूँ कि मैं उसके काबिल हूँ। क्योंकि यहाँ पर आप हैरान हो गए इस बात से कि आधे से ज़्यादा बच्चे जो हमारे रिकॉर्ड में है ना वो ग्रेजुएशन के बाद सीखे गए। आप ये अंदाज़ा लगा, वो प्रोग्रामिंग सीखे गए ग्रेजुएशन के बाद। तो अगर 4 साल के बाद भी सीखना ही था तो फिर वहाँ जाने का फ़ायदा क्या था? सवाल ये, कितने बच्चों को जॉब मिल रही है? 400 में से या 500 में से 10? अच्छी एवरेज नहीं है ये। हाँ, अगर 500 में से अगर मिसाल के तौर पे 400 लोगों को जॉब मिल रही है,
आप अभी आप जाके फेसबुक पे देखोगे कमेंट्स आ रहे होते हैं, ज़्यादती हो गई है भाई, यहाँ बेरोज़गारी है। आप अभी Indeed.com खोलो और मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ। आप लारावेल डेवलपर लिखो और कराची लिख दो वहाँ पर कि कराची में 146 जॉब्स होंगी। अभी मैंने सुबह चेक किया, 146 जॉब्स सिर्फ कराची में अवेलेबल हैं और ये डेली बेसिस पे इतनी रहती हैं, 120 130 इतनी। तो इसका मतलब क्या है, उन्हें बंदा नहीं मिल रहा। जॉब्स हैं, बंदे नहीं जिनको काम करना आता है। लेकिन यहाँ मसला क्या है, कमेंट करना आसान है, हुकूमत को बुरा भला बोलना आसान है। भाई हुकूमत अपनी जगह जो बुरा कर रही है, क्या आप अपने आप से सवाल करो, आप सही कर रहे हो? आप खुद भी तो सही नहीं हो। सवाल उठाना बहुत आसान है। आप ये देखो कि आप अपनी तरफ से क्या सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हो। हम लोग कहते हैं, अब मिसाल के तौर पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनका क्या माइंडसेट होता है, हम लोगों ने इतना पैसा भर के यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ा है, हमारी जाते ही जो है ना 60-70 हज़ार रुपये सैलरी लग जाएगी। कोई भी नहीं देगा आपको 60-70 हज़ार, इतना आसान नहीं है। आपको पहले उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, फिर मिलेंगे आपको 60-70। मैं आपको कहता हूँ 1.5 लाख भी मिलेगा। लेकिन आप लोग हकीकत से बहुत दूर हो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि भाई हम यूनिवर्सिटी से जैसे ही निकलेंगे ना, डिग्री हमारे हाथ में होगी, जॉब फेयर में जाएंगे, इंटरव्यू देंगे, क्लियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। मेरे पास कोई बच्चा है और मुझे बोले मेरी 3.8 GPA, आपको लगता है मैं उसे रख लूँगा? मैं कभी भी नहीं रखूँगा उसको। मैं ये देखूँगा कि मैंने उसको जो लॉजिक लिखने के लिए दी है वो मेरे कितने काम का है। बंदा वो लॉजिक लिख सकता है, नहीं लिख सकता, वो प्रोग्रामिंग कर सकता है या नहीं कर सकता। मैं आपको ऐसे लड़के भी दिखाऊंगा, कोई माने ना माने एक अलग बात है। 3.5 GPA वाले बच्चे भी हैं जिनको प्रोग्रामिंग नहीं आती, तो मैंने उसके GPA का क्या करना, 4 डालना। मुझे तो काम से मतलब है, यहाँ पर मैं काम करवाना चाह रहा हूँ।